नमस्कार दोस्तों, कहानियों की श्रृंखला में आज सुनेंगे डॉक्टर प्रशांत चौबे जी की कहानी ओरी चिरैया। लेकिन उससे पहले मेरा आपसे विनम्र अनुरोध है कि अगर मेरे द्वारा सुनाई हुई कहानियाँ आपको अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें और अपने दोस्तों और परिचितों में शेयर भी करें। बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। डॉक्टर प्रशांत चौबे वर्तमान में अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त के पद पर इंदौर मध्य प्रदेश में पदस्थ हैं। लेखन में विशेष अभिरुचि के कारण आपको अनेक पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। इस कहानी में लेखक ने हमारे आसपास की घटनाओं एवं उपेक्षित वर्ग की पीड़ा को अपनी लेखनी से जीवंत किया है, जिसमें उनकी आत्माभिव्यक्ति अभिव्यक्त हुई है। तो आइए सुनते हैं उनकी कहानी ओरी चिरैया। हुड़दंगा बड़ा सा खाकी हाफ पैंट और सुर्ख लाल टी शर्ट जिस पर स्वीट 16 लिखा है पहनकर नंगे पांव बेतहाशा भागा आया। उसके छोटे छोटे बाल, चेहरे पर कट का निशान, बड़ा सा भद्दा चेहरा, हाथों में लगा गुड़ की मिठाई का सीरा और पाँवों में लगी सूखी धूल पहले ही उसकी बात की गंभीरता को कम कर देती है। पर आज उसकी बात कुछ खास है। बोल लेने की जल्दी सांस को सामान्य नहीं होने देती और सांस बोलने के प्रयास में शायद खुद को सामान्य नहीं कर पा रही। चाची, चाची वो है ना? अरे क्या है हुड़दंगा, क्यों मरा जा रहा है? चाची, वो रूपाली को टांग से खून निकल रहा है। चाची ने हमेशा की तरह हुड़दंगा की बात को बहुत गंभीरता से नहीं सुना। पहले तो रूपाली कौन यही नहीं समझ पाई, फिर जब समझ गई तो उसके पिता गोवर्धन, और वो नहीं होगा तो उसकी माँ फुल्लो को बताने को बोली। बात पाँव में चोट लग के खून निकलने जितनी सामान्य नहीं थी, सो उसने बात की गंभीरता को उकेर कर प्रस्तुत करने का प्रयास किया। चाची लगभग 55 बसंत पार कर चुकी थी और कद काठी, बोल चाल, हाल हुलिया और धन संपदा सभी में आसपास के 20-25 टपरों में श्रेष्ठ थी। और फिर 5 टपरे तो उसके खुद ही के थे, जिनमें लोग बाग किराए पर रह रहे थे। चाची, खून पाँव में नहीं, टांगों के बीच से निकला है। अरे काले मुंह के, कुछ भी क्यों बोल रहा है नास पिटे? चाची, किसी ने कुछ कर दिया है। वो रूपाली चित्तू के कमरे में है, बेहोश हो रही है। पास बैठी पड़ोस की महिलाओं ने बोलने का प्रयास किया, पर चूंकि चाची से बात हो रही थी और चाची की बात में बीच में बोलकर होशियारी करना चाची को पसंद नहीं, सो उन लोगों ने कुछ न बोलना ही उचित समझा। गिर पड़ गई होगी खेलते खेलते, चल जा मोहिनी को बता। हुड़दंगा के साथ 3-4 और 15 से 17 वर्ष की उम्र के लड़के अब तक जुड़ गए थे। चाची भले न समझ पाई हों, पर ये सभी बात गड़बड़ है, कम से कम इतना तो समझ ही गए थे। चाची के चबूतरे के दाएं बाएं ही यहाँ की दुनिया है और चाची की सल्तनत। मोहिनी के कमरे में लंबा आदमी बिना दोहरा हुए प्रवेश नहीं कर सकता और अपनी ऊंचाई के गर्व के साथ खड़ा नहीं रह सकता। एक तरफ बड़ी पलंग पेटी, जिसमें सामने दोनों तरफ दांत निकल आए हैं, जिनके कारण गोवर्धन की कई पैंट और एकाध शर्ट भी रफू किए गए हैं। सामने लोहे के स्टैंड और प्लाईवुड की फोल्डिंग वाली सेंटर टेबल पर छोटा टीवी, उसके ऊपर दीवार पर टंगा आईना, जो कि सामने तेल की शीशी और कंघा रखने स्टैंड देता है। बदले में दिन भर तेल, कंघा, सिंदूरदानी, एकाध रबर बैंड, हेयर क्लिप की तस्वीर लेता है। दरवाजे के विपरीत कोने में चूल्हा और पंप वाले स्टोव की जोड़ी, स्टोव के पास कैरोसिन की कुप्पी और लकड़ी के 2-4 अधजले डूंठ। शाम के 7:30-8 का समय, बारिश का मौसम होने से चारों तरफ कीचड़, किचपिच कच्चे मिट्टी की दीवारों के बने कमरे में दीवारों के किनारे सीलन और धीरे धीरे रिसता पानी, धुआं छोड़ती बड़े प्रयासों से जलती लकड़ी और उस पर चूल्हे के सहारे रोटी बनाती मोहिनी। सामने 4 साल का बेटा रूपेश लगातार रो रहा है। लगातार कारण बदल बदल कर रोने के कारण अब उसे मनाने, चुप करने का कोई प्रयास भी नहीं हो रहा है।
क्या हुआ रे? हुड़दंगा, कन्नू, रीतू, तुम सब? अरे मेरे बच्चे छोटे हैं, फिर क्यों हैरान करते हो? नहीं चाची, रूपाली का बताने आए हैं। बताने? क्या हुआ? उसको लगी है, बेहोश हो गई है। तुम सबको जेल पहुंचाऊंगी, और तुम लोगों के माँ बाप। चाची, हम लोगों ने नहीं। अरे कुत्ते के पिल्लो, 3 साल की है तो क्या? चाची, हम लोग तो पीछे रोड की तरफ खेल रहे थे, हुड़दंगा ने बताया। क्या बताया? ये भैंसासुर है, इसी ने पटका होगा। माँ बाप ने पैदा करके छोड़ दिया, छुट्टा सांड। तो बोल हुड़दंगा, सच्ची सच्ची क्या हुआ है? मैं गेंद उठाने गया था तुम्हारे कमरे के पीछे नाली के पास। वहीं चित्तू के कमरे से रोने की आवाज़ आई तो मैं देखने गया। चित्तू तो बाहर निकल गया। अंदर रूपाली रो रही थी और उसके पैर में खून निकल रहा था, और मैं अंदर गया तो वो रोना बंद करके बेहोश हो गई। मैं सच्ची बोल रहा हूँ चाची। मैं कुछ नहीं जानती, तुम ही जाओ अपने माँ बाप से इलाज कराओ उसका। बोलते बोलते मोहिनी की आवाज़ परेशानी से रुंध गई। खाने के ठिकाने नहीं, अब जाओ डॉक्टर के पास। भूखे मरो और दवा वालों की जेब भरो। मैं नहीं जाती, मरने दो। कहते कहते उसने न केवल राशन के सारे डिब्बे डिब्बे बंद कर लिए थे, बल्कि चूल्हे की लकड़ी खींचकर, अपने कपड़े सुधार कर, रोते हुए बच्चे को भी हाथ में उठा चुकी थी। दरवाजे के बाहर निकलते ही दाएं तरफ पीछे नाली, और नाली से लगा हुआ चित्तू का छोटा सा झोपड़ा था। चित्तू उस गरीब चौल में भी सबसे गरीब था। सो बीबी, बच्चे, माता पिता, भाई का दूर तक नामो निशान नहीं। काम कुछ आता नहीं, ज़्यादा मेहनत करना नहीं चाहता। सो रात में अकेले खेत जाने में डर लगे तो साथ ले जाने, कीचड़ गंदगी में सफाई कराने, गेहूं पिसाने ले जाने, कोई सामान पकड़कर मोटरसाइकिल या साइकिल पर पीछे बैठ जाने जैसे विशुद्ध मिसलेनियस काम उसके हिस्से आते। जानवरों के दड़बे से भी बदतर उसका झोपड़ा, गीली विषैली बदबूदार कथरी, सामान के नाम पर एकाध थाली लोटा गिलास, चूल्हा पर लकड़ी नहीं, भूख पर रोटी नहीं, नमक पर सब्जी नहीं जैसी उसकी रसोई, जो लंबे समय से मृत घोषित हो चुकी थी। 10-20 रुपए मिलने पर वह चाची का किराया चुकाने या खाना खाने से ज़्यादा बड़ी प्राथमिकता टपरों पर कच्ची शराब पीने को देता। मोहिनी से भी 1-2 बार नशे में, एक आध बार ऐसे ही अश्लील आग्रह वह कर चुका था। दोनों कमरों की दूरी पीछे की तरफ से अधिक न थी। सो एक बार तो उसने रात भर दीवार से कान लगाना, उसकी आवाज़ से रात भर सो न पाना, और वही जो दिनेश के पापा करते हैं उसे भी करने देना बोलकर पिट भी चुका था। पर नशे की माफ़ी, बात आगे न बढ़े करके छोड़ दिया जाकर उसे कहीं न कहीं छीड़ प्रश्रय भी किन्हीं मायनों में दिया गया था। मोहिनी अंधेरा होने के बाद अमूमन उस तरफ अकेले जाने की हिम्मत नहीं करती, पर इन 4-5 बच्चों के साथ वह सीधे उस झोपड़ी की फटकी पर गई। फटकी बाहर तरफ थी, धक्का देने पर वह खुल गई। हाय राम, ये क्या हुआ मेरी रूपों को? हाथ के बच्चे को जमीन में खड़ा करके मोहिनी ने बिलखती हुई रूपाली को उठाया। सरकारी आंगनवाड़ी से मिलने वाली लाल सफ़ेद फ्रॉक, जिसमें गंदगी, फटने और सिले जाने के साथ उसके मासूम खून के निशान, उसकी खामोशी की दास्तान, और मुंह से बहकर थम गई लार के निशान, साथ ही बरसात की गंदगी की बदबू में मिली बच्चों की पेशाब जैसी गंध। उसके नीचे बिछी बोरी के टुकड़े में भी खून की बूंदें सोखने के बाद सूखी हुई। यहाँ चौंका और दिल दहला देने वाला सब कुछ था। मोहिनी बच्ची को संभालती, तब तक चाची और 2-3 आसपास की महिलाएं वहां आ गईं। क्या हुआ? खून निकला है? गिर गई क्या? किसी ने मारा पीटा तो नहीं? बेहोश है? नहीं, आ रही है होश में। पर हुआ क्या है? पता नहीं क्या हुआ। जल्दी डॉक्टर के पास ले चलो मेरी रूपों को। आज बुधवार है, आज यहाँ वाले तो मिलेंगे नहीं। गाड़ी हैदर की लोडिंग बुलवा लो। 3-4 पुरुष भी अब इस भीड़ में शामिल हो गए थे। हैदर, आ जा। चाबी?
अरे चाबी तो अब्बू के पास है, अब्बू बाजार में हैं। फ़ोन लगा ले, बच्ची मर जाएगी। डीजल नहीं है गाड़ी में। डीजल के पैसे मैं दूंगी। लो ये 200 रुपये ले लो। मोहिनी से 200 रुपये लेने के बाद चाबी, डीजल सब मिलके लोडिंग तैयार हो गई। गांव के काम चलाऊ डॉक्टर ने रूपाली के गुप्तांग पर चोट बताई तथा बताया कि हालत गंभीर है, बच्ची का जल्दी ठीक इलाज नहीं हुआ तो मर सकती है। अभी बेहोश है लेकिन सांस चल रही है। यहाँ तक गोवर्धन के अलावा गांव के अधिकांश बच्चे और 40-50 आदमी, साथ ही शराबी और गोवर्धन के समाज के तथाकथित नेता इस भीड़ का हिस्सा थे। इलाज को शहर ले चलो, बच्ची की जान बचानी है। डॉक्टर ने कहा है जल्दी इलाज नहीं मिला तो जान को खतरा हो सकता है। अभी तक नहीं मरी तो थोड़ी देर और नहीं मरेगी। चलो सबके सब थाने। केशवदास बैरागी की छुटभैया राजनीति को मानो नया आयाम मिलने को है। अब गोवर्धन और मोहिनी उस भीड़ का हिस्सा मात्र हैं जो रूपाली पर हुए कृत्य को लेकर एकत्रित हैं। थानेदार साहब गश्त में गए हैं और छोटे थानेदार पुल पर बाढ़ इंतजाम में। मामला आपसी का है। बलात्कार इस बच्ची का? अरे ये तो तैयार भी नहीं। ये पुलिस है, बच्ची मर रही है और पुलिस रिपोर्ट लिखने को भी तैयार नहीं। देखो भाइयों, पुलिस आपसी का मामला बताकर रफा दफा करना चाहती है। राठौरों ने अपने आने से पहले ही सब सेटिंग कर ली। करो, घेराव करो थाने का। केशव भैया, बच्ची की सांस तेज हो रही है, फिर शहर तक पहुंचने में 1 घंटा लगेगा भैया, जल्दी चलो। रूपों का इलाज हो जाए, जान बच जाए बिटिया की। पहले रिपोर्ट होगी भाभी, फिर ही आगे बढ़ेंगे। देख केशव, रात हो जाएगी तो वहाँ भी डॉक्टर नहीं मिलेंगे। हमारी मानो तो ले चलो भैया, वहीं कर देंगे रिपोर्ट। भोलापन मत कर गोवर्धन, पूरा समाज तुम्हारे साथ खड़ा है। ऐसे करोगे तो अकेले रह जाओगे। केशव भाई अंदर बुला रहे हैं। क्यों बात बिगाड़ते हो नेताजी? अभी रिपोर्ट लिख के बड़ी धाराएं लगाए देते हैं। दीवान जी, उस दिन एक कार्यकर्ता तो छोड़ा नहीं गया तुमसे। छोटे मोटे केस में अब मदद चाहते हैं। हम सब तैयार हैं। बच्ची की बात है, ऊपर से फ़ोन आ रहे हैं। बच्ची मर गई तो गलत हो जाएगा। 1-2 रिपोर्ट को रुक जाओ, बाकी सब चले जाओ। और मुन्नी को भेजो अस्पताल, जान बच जाए बेचारी की। सुनो भाइयों, पुलिस हमें यहाँ से भगाना चाहती है ताकि ये मामले को रफा दफा कर दें और गोवर्धन को दे दें 5,000 रुपया। बताओ भाइयों, नन्ही सी बच्ची पर इतना जुल्म और हम इतनी आसानी से चल दें? भीड़ ने पुरजोर स्वर में नेताजी का ही साथ दिया। अब तक लगभग पौना घंटा हो चुका है। सो पास के गांव से अपनी बोलेरो से जनपद अध्यक्ष रौतेले जी भी आ गए हैं। रौतेले जी का संबंध सत्ताशील पार्टी से है, सो उनके आने पर कार्यवाही जल्दी होने की संभावना प्रबल हुई। लेकिन साथ ही बैरागी के नेतृत्व का विकल्प भी भीड़ में जमा हो गया है। एसपी कलेक्टर से बात करता हूँ। ये क्या तमाशा है? अभी कार्यवाही हो, नहीं तो सस्पेंड करो पूरे थाने को। अपनी गंभीरता और पद तथा राजनीति की गरिमा के अनुकूल रौतेले जी के फ़ोन चालू हो गए। जी रौतेले बोल रहा हूँ। सर ये क्या बात हुई? इतनी बड़ी घटना, कोई सुनवाई नहीं, रिपोर्ट लिखने से मना कर रहे हैं। अरे तो क्या, आप तो कार्यवाही करें। नहीं, भीड़ नहीं मानेगी, आप जल्दी करवाएं, रिपोर्ट लिखवाएं, कार्यवाही करवाएं। पूरी घटना और उस पर वास्तव में क्या कार्यवाही चाही जा रही है, क्या की जा सकती है और क्या की जा रही है कि जानकारी से पूर्णतः अनभिज्ञ, पर फोन पर ऐसे व्यस्त जैसे इनके हिलाए पत्ता भी न हिले। जी भाई साहब, भीड़ को समझा रहा हूँ, पर पुलिस प्रशासन का रवैया ठीक नहीं, आक्रोश है लोगों में। मैं करवा रहा हूँ, मैं निपटाता हूँ। तब तक फिर गोवर्धन और मोहिनी ने छोटी लोडिंग में सीलन भरे कपड़ों में लिपटी पड़ी लहूलुहान बेसुध रूपाली की हालत पर रहम की गुहार की। रौतेले जी ने देखते ही आवाज़ के साथ ऊपर से गंभीर दिखने वाला पर अंदर से उथला सा दुख व्यक्त किया। वे एक जिम्मेदार कर्तव्य भावना से उपस्थित थे। साथ ही अपने को उस भीड़ का हिस्सा होने के साथ
उनके नेता होने का आभास कराने के लिए भी संघर्षरत थे। ठीक है, मेरी बात एसपी कलेक्टर से हो गई है। बच्ची की हालत ठीक नहीं, अस्पताल ले चलते हैं। थानेदार साहब वहीं एफआईआर और सारी कार्रवाई कर देंगे। वहां आना पड़ेगा उनको। भीड़ के बीच अपनी जमीन फिर से तलाशते केशव नेताजी एक बार फिर सुर में आ गए। तब तक क्या से क्या हो जाएगा भाइयों, बिना पैसे रिपोर्ट नहीं लिखी जाती। थाना पैसे वालों और चंद नेताओं का है। मोबाइल चोरी की रिपोर्ट आवेदन पर 50 रुपए लगते हैं। मोटरसाइकिल पकड़ी, 5,000 नहीं दिए तो दारू धर दी। गायत्री मंदिर में चोरी के बाद कहा था 5 दिन की मोहलत दो, आज 5 महीने हो गए। तरह तरह के आरोप सभी अपने अनुभव और प्राथमिकता के आधार पर मढ़ रहे थे। अरे गुल्लू और उसकी औरत की पिटाई हुई, उनकी जमीन पर कब्जा हुआ, पूरा मामला पी गए 1 लाख में। पिकअप में बारात निकल जाए तो भी एंट्री, हर गाड़ी से एंट्री। छोटे दरोगा, अशफाक दीवान और जाट साहब तो सिवा माँ बहन के बात ही नहीं करते, जैसे हम सब चोर हैं। केशु भैया देखो, हिचकी ली रूपा ने। भैया जल्दी चलो अस्पताल। भाभी थोड़ा रुक जाओ, नहीं तो कुछ नहीं होगा। भाइयों, थानेदार साहब की गाड़ी आ रही है, सब लोग सामने आ जाओ रोड पर, दिखे तो हमारी संख्या। बुला रहे हैं केशव भैया और रौतेले जी को। नहीं, बात सबके सामने होगी। रौतेले जी ने केशव का हाथ दबाया। आप दोनों ही समझदार हैं, जिम्मेदार हैं, आपकी बात सभी मानते हैं। बच्ची की जान का सवाल है, यदि कुछ गड़बड़ हुआ तो हालत और बिगड़ जाएगी। लोगों को समझाओ और बच्ची को अस्पताल ले चलो। रिपोर्ट कार्रवाई सब हो जाएगी। यहीं चाहो तो यहाँ, और चाहो तो अस्पताल में ही महिला अधिकारी रिपोर्ट लिख लेगी। बाहर गोवर्धन और बाकी लोग भले ही सोच लें कि उनके हित की कोई बात अंदर चल रही है, लेकिन लगभग 2.5 साल में हाथ आए मौके को कैश करने में कोई कसर दोनों नेता नहीं छोड़ना चाहते। गाड़ी एंट्री से सट्टा लाइसेंस तक सारी बातें, सिवाय पीड़ित रूपाली के चर्चा हुई। यहाँ सांसों के बीच हिचकियों के साथ गोवर्धन और उसकी पत्नी का धैर्य चरम पर पहुंच चुका था। समय भी मासूम सी बच्ची पर रहम खाए बगैर तेजी से भाग रहा था। लगभग 9:30 बजे जिला चिकित्सालय ले जाने पर रजामंदी बनी। मामला ज्वलनशील था। सभी मीडिया और नेता, स्वयंसेवी संस्थाओं के लोगों के फोन लगातार आ रहे थे। साथ चलने वालों की फहरिस्त में समझदार चाची के साथ 2-3 महिलाएं, 3-4 नेता सहित लगभग 15 लोग तैयार हुए। मोहिनी रूपाली को रौतेले जी की गाड़ी में आराम से साफ सुथरे सूखे में ले जाना चाह रही थी, पर बड़े लोगों के बैठ जाने के बाद उस गाड़ी में उसके लिए स्थान शेष नहीं था जिसके लिए सभी वहां जा रहे थे। उसके प्रयास पर गोवर्धन को 2 टूक जवाब दिया। 35-40 किलोमीटर, बीच में रोड खराब, जंगल का रास्ता, गीली काली मिट्टी की जमीन, फिर बारिश का डर। रूपाली की नियति ऐसी हालत में लोडिंग में सवार होने की थी। लोडिंग के नालीदार धरातल पर बारिश की नमी, जगह जगह कीचड़ के दाने, जंग लग के सड़ जाने और झड़ जाने से बने नक्शेदार छेद, और उन पर अपना घनत्व खो चुका फटा पुराना कंबल उन नालियों की गहराई को पाटने में सक्षम नहीं। फिर दाहिनी और बाईं तरफ की दीवारें भी जंग से हारी थकी तथा टूटी हुई। यहाँ रास्ते की नम हवा अंदर आने का पूरा जरिया। रूपाली के दोनों ओर गोवर्धन और मोहिनी उकड़ू बैठकर चलती गाड़ी में अपने संतुलन को संभालने की जद्दोजहद से जूझ रहे हैं। 2-3 नई उम्र के लड़के गाड़ी के पीछे की तरफ शान से प्रतीक बन के खड़े हैं। समझदार आगे ड्राइवर की सीट के बगल में इत्मीनान से बैठे हैं। बच्ची की हालत पर 1-1 सेकंड मुश्किल है। देख, होश आ रहा है, कुछ ठीक सी हो रही है क्या? गाड़ी हिली सो गर्दन मुड़ गई। नहीं रूपो की माँ, वो खुद पलटी है। लगा जैसे थोड़ी थोड़ी आंखें खोली हूँ। रूपो, रूपो, ए रूपो बिटिया, देख बिस्कुट खा ले। नहीं, वो तो तभी से बेहोश है। कैसी ठंडी पड़ गई, कहीं कुछ हो तो नहीं गया?
सिर पर हाथ पलोटकर बोलते बोलते उसने रोना शुरू कर दिया। हिम्मत से काम ले, कुछ नहीं, अभी सब ठीक हो जाएगा। कैसे ठीक होगा? मासूम सी बच्ची ही मिली उस कमीने को। संभाल जरा, यहाँ ज़्यादा ही हिल रही है गाड़ी। देख, पैर पकड़ ले कस के। ऐसे? हाँ, उस तरफ या इस तरफ दबा दे। देखो, ये क्या खून है? कहाँ? यहाँ, ये देख इस तरफ। नहीं, पानी होगा। अरे नहीं, खून ही है। हाँ, चिपचिपा तो है, पर चिकनी मिट्टी और पानी नहीं, ये तो खून है। अभी तक तो खून रुक गया था, लगता है फिर चालू हो गया। गाड़ी रोको, उस गाड़ी में है डॉक्टर साहब। नेताजी की गाड़ी तो आगे निकली है। पीछे तरफ खड़े होकर सफ़र का आनंद ले रहे सुभाष और तेलू ने बिना किसी भूमिका के ड्राइवर को चिल्लाना और गाड़ी तेज भगाने को कहना शुरू किया। अपने हिलते डुलते अस्थि पंजर के साथ गाड़ी अपनी अधिकतम संभावित गति पर थी। सुभाष तेलू का रोमांच बढ़ता गया, वहीं गोवर्धन और मोहिनी का टिक के बैठ पाना दूभर। जल्दी चलो हैदर भाई, आगे वाली गाड़ी रोकना है। अभी तो दिख रही थी, अब तो दिख भी नहीं रही गाड़ी। टॉप में डालो, 80 के ऊपर लो। हेलो नेताजी, लो गोवर्धन भाई से बात करो। लो, लग गया नेताजी को फ़ोन। हाँ हेलो भाई जी, वो रूपा के फिर खून निकलने लगा। जी हाँ, रास्ते में ही। तो गाड़ी थोड़ी रुक जाती तो अस्पताल वाले सब कुछ इंतजाम कर देते रास्ते भर के लिए। जी जी, हाँ हाँ, वो कह रहे हैं कि थोड़ा रास्ता है, फिर वहाँ अस्पताल में बहुत भीड़ लगी है। इसके लिए मीडिया नेता सब हैं, पुलिस अधीक्षक भी आ रहे हैं। तो उनका कहना है कि उन्होंने मामले को खूब हाईलाइट कर दिया है। तो थोड़ा खून वून निकलते उतरेगी तो मामला जम जाएगा, और ऐसे ही ले गए तो इस सब का कोई फ़ायदा नहीं होगा। अच्छा, तो अब ये ज़रूरी है, बच्ची मरे तो मरे? नहीं, ऐसा नहीं, पर अब सभी साथ दे रहे हैं तो सुननी तो पड़ेगी, नहीं तो अपने बस का तो कुछ भी नहीं था। असहमत शांति के साथ दोनों एक दूसरे का मुंह देखकर बिना कुछ बोले मौन सहमति के साथ रूपाली के पांव इधर उधर कर खून की पतली सी धार रोकने का प्रयास करने लगे। तेलू ने पांव ऊपर कर पकड़े रहने की सलाह दी। एक हाथ से गाड़ी का डाला पकड़े पकड़े दूसरे हाथ से रूपाली के दोनों पैर पकड़कर खड़ा हो गया। तेलू के थोड़ा झुककर रूपा के पैर हाथ में पकड़ने से खून अंदर तरफ कपड़ों में सोखना शुरू हुआ। यहाँ इन सभी ने खून बंद होना सोचकर राहत का आभास किया। हैदर की लोडिंग में कभी कटने वाले जिंदा जानवर तो कभी कटे जानवरों का मांस लोड होता रहा है। जिंदा मासूम को लोड करने शायद गाड़ी भी तैयार नहीं होती, लेकिन हालात की समानता या मासूम पर दया मानकर इंसानियत को लोड करके हैदर की लोडिंग अपनी मस्ती में बढ़ी चली जा रही है। जब इतने सब जिम्मेदार और ठेकेदार को चिंता नहीं तो उसे क्या परवाह, इसलिए दचके में कोई कसर भी वह नहीं छोड़ रही। रूपा खुद बेपरवाह है कि उसके लिए आगे नेताजी की गाड़ी में से कितने फ़ोन किए जा रहे हैं तथा कितने प्रपंच गढ़े जा रहे हैं। नेता, मीडिया, समाजजन सब भुनाने मतलब साधने को तैयार हैं, और शासन प्रशासन सख्ते में है अपनी भूमिका का प्रदर्शन करने के लिए। गाड़ी जिला अस्पताल पहुंचते रात के लगभग 11:15 बज गए। रौतेले जी की गाड़ी लगभग 15-20 मिनट पहले पहुंच गई होगी, ऐसा आभास हो रहा था। इनके अलावा मीडिया, नेता, प्रशासन, समाजधर्मी नेता, महिला सेवी संगठन के लोग, तमाम भीड़ अस्पताल में मौजूद मिली। गाड़ी का डाला खुलते ही गोवर्धन और मोहिनी के ऊपर शादी के बाद शायद पहली बार फोटो कैमरे के फोकस आमादा थे, पर इतने सारे तरह तरह के कैमरे जीवन में पहली बार ही उन्हें टारगेट कर रहे थे। रूपाली को स्ट्रेचर पर उतारा गया। इन दोनों ने हाथ लगाने की कोशिश की तो नर्सों ने उन्हें मना कर दिया। स्ट्रेचर के चारों तरफ भीड़ का हुजूम तथा तरह तरह की बातों की झुंझुनाहट सुनाई देने लगी। अस्पताल में अंदर तक ले जाने में रास्ता पुलिस वालों ने साफ किया।
आने की खबर के इंतजार में बैठे प्रशासन के बड़े अधिकारियों की चमचमाती सफ़ेद गाड़ियां दूर तक पड़ने वाली पीली बत्ती की चमक के साथ रुकी। एकाएक ध्यान का केंद्र बिंदु बदल गया। रूपाली अंदर किसी रूम में इलाज के लिए ले जाई गई। सरकारी अस्पताल का बाहरी हॉल तरह तरह की आवाज़ों के जाल में फंसा हुआ है। सरकार, व्यवस्था, सुरक्षा, राजनीति, महिला प्रशासन के शब्द और उन पर प्रश्न चिन्ह लगातार तैर रहे हैं। महिलाओं का तो ठीक ही था, अब तो नौनिहाल बच्चियों का खेलना भी दूभर है। जाएं तो जाएं कहाँ? महिला अपराध, महिला उत्पीड़न लगातार बढ़ रहा है। महिला संस्थाओं के पास फंड भी नहीं। अपराधियों को कोई सजा नहीं मिलती, कानून का कोई भय नहीं मिलता। अब तो बेटी होना ही गुनाह है। यहीं इतने अपराध महिलाओं पर क्यों, ये भी सोचना होगा। ये कोई उम्र नहीं इन सब कामों की। फांसी पर चढ़ा देना चाहिए बीच चौराहे पर। गली गली पिटाई करके जुलूस निकालना चाहिए। चौराहे पर खाल खींच लेना चाहिए। पुलिस तो मारती तक नहीं। हमें दे दें फिर हम बताते हैं। नहीं, ये सामाजिक मामला है। पहले भी 3 केस हो गए। एक आदमी मारा गया सेमल पानी में, फिर एक ने आग लगा ली डर और प्रताड़ना के मारे, और अब ये तीसरा है 3 महीने में। ऐसे ही होता रहेगा। एकता है तुम्हारे समाज में? एक होना पड़ेगा भाई साहब। अब नेतागिरी नहीं चलने देंगे। जब तक समाज में टूट रहेगी ऐसे ही नाजायज़ काम होंगे। 3 साल की मासूम से दुर्दनीय बलात्कार, बच्ची की हालत गंभीर, दिल्ली की निर्भया से भी बड़ा मामला। पुलिस प्रशासन के आला अधिकारी, नेता, अस्पताल में भारी भीड़, स्थिति तनावपूर्ण। पुलिस की टोली बाहर किसी भी स्थिति से निपटने को तैयार। बच्ची का इलाज लगातार जारी है। हमने इलाज के पुख्ता प्रबंध किए हैं। मामले की FIR जांच के लिए महिला अधिकारी, FSL अधिकारी, विधि अधिकारी सभी मौके पर हैं। आरोपी की तलाश में टीम लगी हुई है। बहुत जल्दी न केवल गिरफ्तार करेंगे बल्कि 15 दिन में चालान कर फास्ट ट्रैक में 2 महीने में सजा कराने के प्रयास किए जाएंगे। जितने मुंह उतनी बातों के जैसे सैकड़ों लोग अपनी अपनी बातों में चिल्लाए जा रहे हैं। कोई विभिन्न एंगल से फोटो खींच रहा है तो कोई फोटो में आने के लिए उन एंगल में घुसने का प्रयास कर रहा है। कोई अपने बाल, चेहरा संभाल कर कैमरे पर बाइट दे रहा है तो कोई फ़ोन पर ही लाइव बात टीवी चैनल पर कर रहा है। सबकी अपनी सुर, अपनी ताल है और दाल भी है जिसे गलाने का प्रयास सभी कर रहे हैं। मोहिनी और गोवर्धन को एल्युमिनियम सीट के पार्टीशन के पास बाहर की तरफ रोककर रूपाली की स्ट्रेचर अंदर ले जाई गई है। ये दोनों उसी गेट के पास इंतजार कर रहे हैं किसी खबर का। गेट पर पुलिस का जवान तैनात है जो सिर्फ नर्स, डॉक्टर या किसी अधिकारी को ही अंदर जाने दे रहा है और किसी को नहीं। अंदर से बाहर तथा बाहर से अंदर जाने का क्रम लगातार जारी है, पर उन दोनों के लिए कोई खबर या हालचाल किसी के पास नहीं। 20-25 मिनट से बच्ची के लिए परेशान दोनों अंदर जाने के प्रयास पर रोक दिए गए तथा अंदर से बाहर आने वाले किसी को रोककर जानने के प्रयास पर हटा दिए गए। अस्पताल के शेष सारे मरीज, जिनकी संख्या कम से कम 400-500 तो होगी ही, सभी परेशान हैं क्योंकि अस्पताल प्रशासन के साथ सभी डॉक्टर, अधिकांश स्टाफ इसी तरफ होने से बाकी सभी मरीज अपने हाल पर ही हैं और उनके अटेंडर में से सक्रिय 3-4 तो कारण जानने यहाँ तक आ जा रहे हैं। भीड़ में धक्का लगते लगते उस पार्टीशन गेट तक आ जाते हैं, फिर इस पूरी व्यवस्था और उस मरीज को गरियाते हैं जिसके कारण इतनी परेशानी हो रही है। अपने जैसों की बद्दुआएं मोहिनी को अंदर तक आहत कर देती हैं। वह बताना चाह कर भी बोल नहीं पाती। होंठ और जुबान सूख कर चिपक गई है। दिमाग और शरीर दोनों ही अपना काम करने में सक्षम नहीं। मोहिनी इसी स्थिति में खड़े खड़े नींद जैसी बेहोशी में झूम गई। गोवर्धन ने सहारा दिया तो दीवार और पार्टीशन वॉल के सहारे वह टिक सी गई। दुनिया 2 सेकंड में घूमकर पूरी उलट गई। लंबे समय से न पानी पिया न कुछ खाया। फिर रूपों को संभालते संभालते उसने खुद को अपनी सोच से सिरे से हटा दिया।
रूपो का दर्द, फिर खुद कुछ न कर पाने की टीस, फिर रूपो जिंदा भी है या बचेगी कि नहीं के कितने बोझ, ये बोझ उसके वजन से कहीं अधिक होते होते उसका तराजू वाला पल्ला ऊपर तक उड़ा ले गए। सामने इतना वजन कि अपना हल्कापन धड़ाम से उड़ जाकर पेंडुलम की तरह टिक टिक करता रहे। अचानक जोरदार चीख के साथ मोहिनी ने सभी को एक साथ यहाँ देखने विवश कर दिया। रूपो मर गई रूपो! वह दहाड़ मारकर रोने लगी। सभी के साथ गोवर्धन भी हतप्रभ भाव से यह जानने का प्रयास कर रहा था कि हुआ क्या है। जोरदार आवाज अंदर से बाहर तक की भिन्न भिन्न आवाजों को चीरकर बाहर तक गई। सभी को लगा कि इलाज के दौरान बच्ची मर गई। 2 सेकंड बाद फिर पूरा परिसर जोरदार हल्ले से सराबोर हो गया। नेता, समाजजन, स्वयंसेवी जहां आक्रामक हो गए, वहीं मीडिया के लोग खबर की सच्चाई को प्रमाण सहित संचारित करने व्याकुल हो गए। प्रशासन के जिम्मेदार जहां और सुरक्षात्मक दिखने लगे, वहीं गोवर्धन एक तरफ मोहिनी को पकड़ता संभालता। मोहिनी की आंखें मानो जलते हुए अंगारे उगलने को तैयार थीं। गोवर्धन स्वाभाविक स्थिति से अपने गुस्से की सीमा, फिर उस सीमा से कहीं अधिक आक्रोश में हाँफते हुए, बहुत गुस्से में होकर भी अपनी सीमाओं में बंधा हुआ, उसका गुस्सा लंबी सांसों की हाँफ से बाहर निकल रहा है। मोहिनी की आंखों का प्रसार इतना बड़ा है कि सामने जितने भी हैं उन सब की तस्वीर आदमकद उसमें छप जाए, और तेज इतना अधिक कि देखने वाला तुरंत अपनी गलती मान ले। इधर चहलकदमी तेज हो चुकी है। मीडिया, नेता, अधिकारी जो अपनी भूमिका निभा के वापस लौटने के प्रयास में हैं, वे वापस लौट पड़े। कुछ तो जो थोड़ी दूर निकल गए थे, खबर सुन के वे भी वापस आ गए। देर में ही सही, पीड़ित के माता पिता को अंदर आईसीयू की तरफ जाने दिया गया। सशंकित लेकिन आत्मविश्वस्त दावा बार बार दोहराया गया। बच्ची स्वस्थ है और उसका इलाज चल रहा है। फिर अफवाह बचाने कुछ मीडिया के लोगों को भी बिना कैमरा बच्ची के पास तक जाने दिया गया। बच्ची का सहारा लेकर भीड़ छांटने का प्रयास किया गया तो लंबे समय से उपस्थिति के लिए प्रतिबद्ध तथा मन ही मन अपनी दूसरी प्रतिबद्धताओं के प्रति आकर्षित सभी आसानी से जाने को तैयार हुए। दोनों की रात रूपों के पलंग से टिके जागते हुए बीत गई। रात भर वह बेहोश रही। लोगों ने बताया कि जो मैडम ने अंगूठा लगवाया वो एफआईआर थी और गांव में चित्तू को पुलिस ने पकड़ लिया है। भीड़ छट जाने के बाद एक महिला पुलिस और एक पुरुष पुलिस वाला कमरे के बाहर रात भर तैनात रहे। कमरे में एकमात्र खाली पलंग पर चाची ने समय रहते कब्जा कर लिया और सवेरा होने से पहले ही रूपों के लिए भेजी गई दूध और ब्रेड भी खा ली। एहसान में गोवर्धन को चाची के चाय पानी का भी ख्याल रखना पड़ा। रौतेले जी सुबह सूरज की धूप निकलने से पहले सफ़ेद कुर्ता पायजामा में टीका लगा के बाल काट सबसे पहले पहुँचे। चेहरे पर लॉटरी लगने से भाव। सब ठीक तो है गोवर्धन? गोवर्धन ने सम्मान में खड़े होते हुए कहा। रात भर से होश नहीं आया रूपों को। कोई बात नहीं, अभी इलाज चल रहा है, सब ठीक हो जाएगा। और हाँ, पेपरों में फ्रंट पेज पर छाया है अपना मामला। ऐसी कार्यवाही की है अपन ने कि सब हिल गया। भोपाल से फ़ोन आया है, अभी सब आ रहे हैं, ज़रा तैयार रहना। अस्पताल के अन्य मरीजों से अलहदा इस कमरे में दूसरी बार तथा मरीज के साथ वालों को भी चाय, दूध, नाश्ता, फल भिजवाए गए। थोड़ी ही देर में नहाए धोए से तैयार बैरागी जी भी आ गए। मासूम बॉटल चढ़ाए अपने हालात से जूझ ही रही है। उसकी दशा पर माँ बाप स्तब्ध हैं, सो चाची बातचीत के ठेके पर। थोड़ी देर में बबीता बहन जी भी वहाँ आ गईं। उन्होंने घटना पर चिंता जताई। जिम्मेदार अधिकारी और सरकार को बताकर विरोध प्रदर्शन की बात की। तब तक शमशाद मैडम और स्मिता भंडारी भी आ गईं। सभी ने सुर में सुर मिलाया। फिर फ़ोन, व्हाट्सएप पर भीड़ जुटाने के प्रयास शुरू किए गए। धीरे धीरे महिला कार्यकर्ताओं की भीड़ अस्पताल में बढ़ने लगी। लता और साधना दीदी ने आकर शासन के प्रयासों की सार्थकता और पुलिस की त्वरित कार्यवाही पर
शासन का साथ देने प्रकल्प शुरू किया। सुबह के 8 बजते बजते रूपाली को हल्का हल्का होश आने लगा। बाहर विरोध प्रदर्शन करने वाली महिला कार्यकर्ताओं की भीड़ बढ़ रही थी। 9 साढ़े 9 बजे तक 50-60 महिलाओं की संख्या देखकर बबीता और शमशाद मैदान मार लेने जैसे भाव में थीं। लेकिन इन्हें मीडिया के कैमरों का इंतजार है। वहीं स्मिता को इस बात का मलाल है कि कार्यकर्ता बैनर ऑफिस में ही छोड़कर क्यों आ गए। कैसे भी बस बैनर आ जाएं उड़ के। रौतेले जी शासन के और शासन पक्ष के लोगों के इंतजार और इंतजाम में व्यस्त हैं, तो बैरागी विपक्षी लोगों के कार्यक्रमों की प्लानिंग में। रूपों की हालत के संबंध में दोनों की एक राय है। चाची को अपनी बात समझाने में सफल रहने के कारण चाची ने होश में आने के बावजूद उसे बेहोश प्रायः ही बना रखा है। मीडिया के भरपूर कैमरे आ जाने के बाद जोरदार नारेबाजी शुरू हो चुकी है। स्मिता बहन जी ने अपना बैनर सीधा करके बैनर के बैकग्राउंड में अपने छोटे से कैमरे से भी फोटो खिंचवा लिए हैं। रूपों ने करवट लेकर आह भरी। मोहिनी पानी और गोवर्धन कुछ खाने के लिए लेकर खड़े होते, उससे पहले चाची ने उसका कंबल सीधा करके उसे बेहोश जैसा ही कर दिया। एक पक्ष समर्थकों ने दूसरे पक्ष समर्थकों को बाहर रुकने का इशारा कर अंदर रुक कर लिया। चेहरा छिपाकर भीड़ के फोटो भले ही एक हों, पर नेता अपने पक्ष के हिसाब से क्लोजअप ले एवं दे रहे हैं। एनजीओ की तरफ से 2 बिना नाप के फ्रॉक, 8-10 बिस्कुट के पैकेट, एक शॉल स्मिता ने रूपों को गिफ्ट किए। भरपूर विरोध प्रदर्शन और पूरे कमरे भर भीड़ के साथ सैकड़ों फोटोग्राफ यहाँ लिए गए। तब तक लता दी की भीड़ जमा हो चुकी थी। 2-2.5 किलो सेब फल के साथ यहाँ चाय की भरी केतली और 5,000 रुपया भी दिया गया। सेब फल चाची ने अपने पास रख लिए, पर 5,000 रुपया फोटो के फेर में मोहिनी के हाथ में आ गए। चाय छोटे छोटे प्लास्टिक के 8-10 कपों में भरे जाकर केतली वापस चली गई। बच्ची का हाल पूछे जाने पर चाची ने एक पल का समय भी किसी और को दिए बगैर उसे बेहोश बता दिया। क्या हाल बना दिया वहशी ने। मासूम सी बच्ची अभी भी बेहोश है। ये पुलिस की नाकामी है, अपराधी में डर नहीं। आखिर कितनी घटनाएं हो रही हैं यहाँ। अभी अभी ये 3री घटना है बलात्कार की। जो भी पढ़ो जिला यही होता है, लेकिन आप पढ़ते ही इसी जिले का पेपर हैं। पुलिस अधिकारी अपने आप को समझते क्या हैं। बात करो तो बात नहीं, मैसेज करो तो जवाब भी नहीं। लता का इशारा वहीं खड़े सीएसपी साहब की तरफ था। पीछे से किसी ने लता का हाथ पकड़ा, फिर दोनों जोर से हंसी। नेशनल चैनल के रिपोर्टर आने से जो भी अंदर हैं वे बाहर आने को तैयार नहीं। 10 गुणा 10 फीट के कमरे में 2 छोटे छोटे पलंग, फिर कम से कम 20 आदमी अंदर बाहर। अंदर सांस लेना भी ठीक से संभव नहीं। गोवर्धन डॉक्टर साहब से कमरे में मिलकर लौटा तो उसका अंदर कमरे में घुसना भी मुश्किल हो गया। भीड़ में अंदर जाने का कारण पूछे जाने पर जोर से लगभग रोते हुए उसे अपना परिचय रूपाली के पिता के रूप में देना पड़ा। डॉक्टर साहब ने कहा है कुछ खिलाओ पिलाओ बिटिया को, तब होश आएगा। ऐसे बेहोश रहना ठीक नहीं। उसका इशारा भले ही मोहिनी की तरफ था, लेकिन जवाब चाची ने दिया। दिन के 11 बजे तक उसे उठने नहीं दिया। एक पे एक मिलने आने वालों की खबर, फिर आर्थिक सहायता, फिर ज़रूरत की गैर ज़रूरी चीज़ें। आदिम जाति विभाग के अधिकारियों ने 15,000 का प्राथमिक चेक थमाया और बताया कि ये पहला चेक है, आगे कुल 1.5 लाख की राशि दी जाएगी। रौतेले जी ने श्रेय भरी आंखों से देखकर एहसान जताया। महिला बाल विकास के पिटारे से ब्रेड, कपड़े, 2,000 रुपये, खाने के 8-10 पैकेट निकले। बैरागी के प्रयासों पर सांसद ने अस्पताल आने की सहमति दी। विधायक सत्ताधारी पार्टी के हैं, सो सारी शासकीय राहत का लाभ दूसरी पार्टी के सांसद को कैसे लेने दें। 10,000 की निजी सहायता लेकर आनन फानन अस्पताल पहुंचे। दिन के 12:15 बजे पीले पड़े चेहरे और जीभ और होठों के बीच गाढ़ा थूक लिए रूपाली ने करवट ली। इस बार वह फिर बेहोश पड़ जाने की स्थिति में नहीं थी।
सभी के बार बार किए जाने वाले बेहोश करने के प्रयास उसके लिए जानलेवा न बन जाएं। खुद ही इस बार लड़ने को तैयार। चाची ने उसे लेटे रहकर पड़े रहने के लिए दबोचने की जोरदार कोशिश की। अपने ऊपर हुए आघात और उसके जख्मों से पूरी तरह बेखबर उसने भूख की करुण सी पुकार की। डॉक्टर, पुलिस और प्रशासन के लिए खबर अच्छी भले ही हो, पर कुछ लोगों के प्रयासों की सफलता पर विराम जैसी लगी। मोहिनी ने रोते हुए बिस्किट के पैकेट में से एक पैकेट उठाकर खोलते हुए उसके हाथ में देने का प्रयास किया, पर चाची ने ऐसे हाल में एकदम बिस्किट खिलाना ठीक नहीं कह के उसे रोक दिया। रौतेले जी ने बताया कि बहुत जल्दी आयुक्त और जिलाधीश आने वाले हैं। बैरागी जी ने बताया सांसद जी भी बस रास्ते में ही हैं। रूपाली इतने पास आए बिस्किट के लिए जिद करने लगी। उसने अपनी ताकत भर रोना भी शुरू किया, पर रोकर अपनी जिद मनवाने जितनी ताकत शायद उसमें नहीं थी। संभव प्रयासों के बाद वह फिर निढाल पड़ गई। बैरागी ने डॉक्टर से चर्चा कर बताया कि ऐसे कुछ खाने देना इस समय ठीक नहीं। सभी के साथ बहुत हद तक मोहिनी की सहमति भी इसी में थी। आयुक्त साहब ने रूपाली के नाम 20,000 के बचत पत्र रेड क्रॉस की तरफ से दिए, तो जिलाधीश ने स्थानीय राहत के 5,000 नकद गोवर्धन के हाथ थमा दिए। एनजीओ की मैडम ने रूपाली की परवरिश के लिए उसकी मां को सरकारी नौकरी की मांग कर डाली। सभी ने इस बात का साथ दिया। मीडिया की भीड़ में विचार करके उसे आंगनवाड़ी में नौकरी दिलाने की सहमति भी तत्काल ही दे दी गई। गोवर्धन मिली चीज़ों और घोषणाओं के हिसाब में व्यस्त है। हल्के से होश में रूपों ने फिर बिस्किट की गुहार की। अभी सांसद जी का आना शेष है, फिर महिला आयोग से भी कोई आ सकता है, फिर मंत्री जी के प्रतिनिधि या वे स्वयं भी। रूपों की कमजोर आवाज़ शेष लोगों की समझ से परे थी, पर चाची ने बखूबी 2 चम्मच पानी डालकर उसे शांत करने का प्रयास किया। आयुक्त और कलेक्टर साहब की अगुवानी में लगे डॉक्टर ने सभी के सामने उसे कुछ बिस्किट, फल आदि खिलाने की सलाह दी। चाची, गोवर्धन और मोहिनी ने एक साथ बैरागी की तरफ देखा, पर किसी ने कोई आपत्ति व्यक्त नहीं की। सांसद जी के परिसर प्रवेश की खबर पर बैरागी ने एक बार सारे हालात पर नज़र डाली। फिर फल, बिस्किट, रखा सामान यहाँ वहाँ पलंग के नीचे छिपाया और आनन फानन गाड़ी का दरवाज़ा खोलने अस्पताल के मुख्य दरवाजे खड़ा हुआ। सरकार को मीडिया के सामने भरपूर कोसने के बाद 15,000 की निजी सहायता के साथ कभी न पूरी होने वाली 10 लाख रुपया राहत राशि और पिता को पक्की सरकारी नौकरी की मांग पुरजोर तरीके से यहाँ रखी गई। एक बार फिर रूपाली के बिस्किट की मांग को दबाते हुए तरह तरह के खाने के पैकेट में से खुशबू के आधार पर चाची, गोवर्धन, बैरागी, रौतेले और मोहिनी ने खाना खाया। दिन के 1:30 बजे फिर उसे पानी की 3-4 चम्मच नसीब हुई। छुटपुट समाज सेवी और विभिन्न संगठन के लोगों का आना जाना बदस्तूर जारी है। साथ ही छोटी छोटी राहत के साथ बड़े बड़े प्रचार का सिलसिला भी जारी है। डॉक्टर वीआईपी की अगुवानी में व्यस्त हैं। शायद इसीलिए जिंदा रहने के आगे कोई गंभीर जांच रूपाली की नहीं की गई। महिला आयोग, आदिम जाति आयोग और मंत्री जी सहित कुछ और बड़े लोगों का सभी को इंतजार है। इसी उधेड़ बुन में रौतेले व बैरागी व्यस्त हैं। मोहिनी बार बार विचार कर रूपाली को बिस्किट खिलाना चाहती है, पर सभी के साथ प्रत्यक्ष एहसान तले उसकी इच्छा बलहीन हो जाती है। दिन के 2:30 बजे भी रूपाली एक बिस्किट के लिए संघर्ष कर रही है। तो ये थी कहानी। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं।